नेपाल के अंदर राजशाही की मांग करने वाली आवाजें तेज होती जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर नेपाल में राजशाही कब और क्यों खत्म हुई? और नेपाल में जो उथल पुथल मची हुई है उसको लेकर सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी और चीन पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्या आप जानते हैं? आइए समझते हैं। शुरू करने से पहले कुछ ही साल पहले से शुरू करते हैं। 2020 में जो नेपाल कभी भारत के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था, उसने भारत के हिस्सों का नाम बदलकर नया नक्शा जारी किया। ठीक वही चाल जो चीन चलता है। सवाल उठता है, जब सबको पता था कि नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार के बनते ही वो चीन के इशारों पर नाचेगा, तो यूपीए सरकार ने 2004 में राजशाही गिराने के लिए आर्थिक दबाव आखिर क्यों बनाया? कहीं अपना बदला लेने के लिए तो नहीं। दरअसल सोनिया गांधी की नेपाल से दुश्मनी पुरानी है। 1988 में सोनिया गांधी और राजीव गांधी पशुपतिनाथ मंदिर में गए थे, लेकिन गैर हिंदू होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। कहा जाता है इससे नाराज होकर राजीव गांधी ने एक छोटे से हिंदू राष्ट्र पर खूब इकोनॉमी कहर ढहाया। तो क्या यह कहना गलत होगा कि सोनिया गांधी ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के चक्कर में न सिर्फ नेपाल को बर्बाद किया, बल्कि भारत की बॉर्डर सुरक्षा खतरे में डाल दी? यह किस्सा है 1988 का, जब नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सोनिया गांधी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नेपाल के साथ रिश्ते तल्ख कर लिए थे। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उनके नेपाल के पूर्व राजा वीरेंद्र वीर विक्रम सिंह के साथ अच्छे रिश्ते थे। राजीव गांधी नेपाल दौरे पर थे और उनके साथ सोनिया गांधी भी गई थी। गांधी परिवार पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहता था, लेकिन सोनिया गांधी के ईसाई होने की वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिली। इसके बाद राजीव गांधी ने नेपाल पर नाकाबंदी लगा दी, जिसे सोनिया गांधी को पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश नहीं मिलने के बदले के तौर पर देखा गया। अब शुरू से शुरू करें तो सदियों तक नेपाल में राजशाही थी। फिर 1990 में लोकतंत्र की मांग उठी। राजा वीरेंद्र मान गए और इंग्लैंड की तर्ज पर संवैधानिक राजशाही लागू हुई, यानी राजा भी रहेंगे और सरकार भी। हालांकि कम्युनिस्ट को यह रास नहीं आया। 1996 से 2006 जब नेपाल में माओवादियों ने हथियार उठा लिए और राजशाही को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की। 10 साल तक गृह युद्ध चला, जिसमें 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2001 राजमहल हत्याकांड। 2001 में राजा वीरेंद्र और उनके परिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मार दिया गया, जिसका सच आज तक सामने नहीं आया। लेकिन इसके बाद उनके भाई ज्ञानेंद्र ने गद्दी को संभाला और आक्रोश में पूर्ण राजशाही लागू की, जो कम्युनिस्ट को बर्दाश्त नहीं हुई। 2004 में यूपीए सरकार ने राजा ज्ञानेंद्र की विरोधी पार्टियों को समर्थन दिया और राजशाही खत्म करने के लिए नेपाल पर आर्थिक दबाव बनाया, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, जिन चीजों के लिए नेपाल भारत पर डिपेंड था। यूपीए सरकार सप्लाई को कम करने लगी, जिससे वहां पर हाहाकार मच गया। 2006 में नेपाल के माओवादी और राजनीतिक दलों ने मिलकर राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे राजा को गद्दी को छोड़ना पड़ा। 2008 में नेपाल गणराज्य बना। 2008 का साल इसलिए अहम है क्योंकि इस साल कांग्रेस पार्टी और चीन की गुप्त मीटिंग हुई। 2015 में नेपाल में नया संविधान लागू हुआ, जिसमें नेपाल को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया और हिंदू राष्ट्र की आखिरी पहचान मिटा दी गई। नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार के कब्जे के बाद बुरे दिन शुरू हो गए। 2008 से अब तक 17 सालों में 13 सरकारें बदली। हिंदू बौद्ध पहचान मिट गई। 40 लाख नेपाली विदेश में मजदूरी को मजबूर हैं।
बुनियादी सुविधाएं बेहाल हैं, बदहाल हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है और इसी का फायदा उठाकर चीन उन्हें कर्ज देकर अपने जाल में फंसा चुका है। कम्युनिस्ट सरकार के आते ही नेपाल भारत विरोधी एजेंट पर चलने लगा। अक्सर देखा गया कि कोई भी व्यवस्था जो ज्यादा दिन तक अपना मकसद हल नहीं कर पाती, वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती। ऐसे ही कुछ संकेत हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में देखने को मिल रहे हैं। नेपाल एक बार फिर एक ऐसे ही दो राहों पर आकर खड़ा हो चुका है जहां राजशाही समर्थकों की आवाजें तेज हो रही है। नेपाल में सबसे बड़े आंदोलन ने फिर से राजतंत्र बनाम राजशाही की पुरानी जंग को हवा दे दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर नेपाल के लोग फिर से राजा का शासन क्यों चाहते हैं? और आखिर 17 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे लोगों का लोकतंत्र से मोहभंग हो गया? नेपाल जो कि लंबे समय तक हिंदू राष्ट्र रहा, लेकिन लोकतंत्र के आने के बाद इसे सेक्युलर घोषित कर दिया गया। अब नेपाल में राजतंत्र होगा या फिर राजशाही की वापसी होगी? इस सवाल का जवाब भारत के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि नेपाल भारत का सबसे करीबी पड़ोसी देश है और दोनों देशों की साझा संस्कृति है। नेपाल में घटने वाली किसी भी घटना से भारत अछूता नहीं रहता। नेपाल में कुछ भी होता है तो सबकी नजरें भारत पर रहती है। नेपाल में अभी हिंसा और प्रदर्शन का दौर है। अगर वहां अस्थिरता बढ़ती है तो विदेशी ताकतों को वहां हस्तक्षेप करने का मौका मिल सकता है, जैसा कि हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत सरकार को नेपाल में घटने वाली घटनाओं पर पैनी नजर रखनी होगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल की हर यात्रा राजनीति और कूटनीति से ऊपर उठकर धार्मिक ही रही है। नेपाल दौरे के दौरान कभी वो भगवान पशुपतिनाथ, कभी भगवान मुक्तिनाथ, कभी माता जानकी और कभी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली गए। ये बात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हालांकि जवाहरलाल नेहरू 2 बार नेपाल गए और किसी भी मंदिर नहीं गए और धर्म, कर्म और पूजा पाठ में उनकी दिलचस्पी ना के बराबर थी। अब जब चीन, पाकिस्तान मिशनरियों ने नेपाल में अपना अड्डा बना लिया है तो एक बार फिर से नेपाल क्या चाहता है? नेपाल चाहता है हिंदू राष्ट्र की वापसी।